चलिए आज भारतीय इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प दौर की बात करते हैं। एक ऐसा समय जब एक बहुत बड़ा साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, खत्म हो रहा था और उसकी जगह कई नई ताकतें उभर रही थीं। तो सवाल ये है कि इतने बड़े और ताकतवर मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद हुआ क्या? वो जो एक पावर वैक्यूम बना, उसे भरने के लिए कौन-कौन आगे आया? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है मगध से। ये वही जगह है जो मौर्यों की ताकत का गढ़ हुआ करता था। अब देखते हैं कि वहां सत्ता की बागडोर किसके हाथ में आई। और यहाँ एंट्री होती है पुष्यमित्र शुंग की। ये मौर्यों के ही एक ब्राह्मण सेनापति थे, जिन्होंने अपने ही आखिरी मौर्य राजा की हत्या कर दी और एक नए वंश, शुंग वंश की नींव रखी। तो पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना तो कर दी। उन्होंने हिंद यूनानी राजा मेनांडर को भी हराया और 2 अश्वमेध यज्ञ भी किए। मतलब ब्राह्मणीय परंपराओं को फिर से जिंदा करने की कोशिश की। लेकिन शुंगों का राज और उनके बाद जो कण्व वंश आया, उनका राज भी बहुत लंबा नहीं चल पाया। अब देखिए पुष्यमित्र की विरासत बड़ी दिलचस्प है। एक तरफ तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ जैसी ब्राह्मणीय परंपराओं को फिर से शुरू किया और मगध को बाहरी हमलों से भी बचाया। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने भरहूत स्तूप जैसे बौद्ध कला के निर्माण में भी मदद की। मतलब मामला थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो ये तो हुई मगध की बात। अब जरा नक्शे पर नीचे चलते हैं दक्कन की तरफ। यहाँ एक बिल्कुल नई शक्ति जन्म ले रही थी। और ये कोई छोटा मोटा राजवंश नहीं था, इनका राज सदियों तक चला। हम बात कर रहे हैं सातवाहन वंश की, जिसकी स्थापना की सिमुख ने। और ये राजवंश बहुत अहम था, क्योंकि इसने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक पुल का काम किया। सातवाहनों की एक बात बहुत ही अनोखी थी, और वो थी उनके राजाओं के नाम रखने का तरीका। मतलब ये एक मातृतंत्रात्मक ढांचा था, जहां माँ के नाम को बहुत अहमियत दी जाती थी। ये सिस्टम बड़ा गजब का था। राजा का नाम उसकी माँ के नाम पर होता था, जैसे गौतमी पुत्र यानी गौतमी का बेटा। पर सिंहासन का अधिकार पिता से बेटे को ही मिलता था। तो एक तरफ माँ को सम्मान, दूसरी तरफ पितृवंशीय उत्तराधिकार। क्या कमाल का बैलेंस है। और ये लोग सिर्फ योद्धा ही नहीं, बल्कि जबरदस्त व्यापारी भी थे। इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि वो अपने सिक्के बनाने के लिए सीसा यानी लेड जानते हैं कहाँ से इंपोर्ट करते थे? सीधा रोमन साम्राज्य से। संस्कृति के मामले में भी सातवाहन पीछे नहीं थे। प्राकृत भाषा को बढ़ावा दिया। हाल की गाथा सप्तशती और गुणाढ़ की बृहत कथा जैसे महान ग्रंथ इन्हीं के दौर में लिखे गए। और आर्किटेक्चर, कार्ले चैत्य, अजंता एलोरा की कुछ गुफाएं, अमरावती की कला, ये सब उन्हीं की देन है। और हाँ, एक और बात, ब्राह्मणों को जमीन दान में देने की शुरुआत भी सबसे पहले इन्होंने ही की थी। अच्छा, तो जब मगध में शुंग और दक्कन में सातवाहन राज कर रहे थे, उसी वक्त भारत के उत्तर पश्चिम में एक बिल्कुल अलग कहानी चल रही थी। यहाँ यवन यानी कि हिंद यूनानी शासकों का प्रभाव था। ये समझना जरूरी है कि हिंद यूनानी इस रास्ते से आने वाले पहले थे। इनके बाद तो जैसे एक लाइन सी लग गई। शक आए, फिर पहलव और फिर कुषाण, एक के बाद एक। इन हिंद यूनानी राजाओं में जो सबसे ज्यादा मशहूर हुआ वो था मेनांडर। उसकी राजधानी थी शाकल, जिसे आज हम सियालकोट के नाम से जानते हैं। और ये उस जमाने में पढ़ाई लिखाई का एक बड़ा सेंटर था। मेनांडर को इतिहास में सबसे ज्यादा याद किया जाता है उनकी बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ हुई बातचीत के लिए। मेनांडर ने इतने गहरे सवाल पूछे कि वो बातचीत मिलिंद पन्हो नाम से एक मशहूर किताब बन गई। कहते हैं इसी के बाद मेनांडर ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मौर्य साम्राज्य का अंत किसी अंधकार युग की शुरुआत नहीं थी, बल्कि इसकी जगह एक ऐसा भारत उभरकर सामने आया जहां एक नहीं बल्कि कई अलग अलग सत्ता के केंद्र थे। एक बहुध्रुवीय भारत। तो एक बार फटाफट देख लेते हैं। उत्तर में मगध में शुंग, जिन्होंने ब्राह्मणीय परंपराओं को फिर से जिंदा किया। दक्षिण में दक्कन में सातवाहन, जो उत्तर और दक्षिण के बीच एक पुल बने। उत्तर पश्चिम में हिंद यूनानी, जहां एक नई संस्कृति का जन्म हुआ। और पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश, जहां जैन धर्म को बढ़ावा मिला। हर किसी की अपनी पहचान, अपनी विरासत। तो ये दौर असल में किसी चीज का अंत नहीं था, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत थी। ये वो समय था जब क्षेत्रीय ताकतों ने अपनी पहचान बनाई, अलग अलग संस्कृतियां आपस में मिली और भारत आने वाली सदियों के लिए तैयार हुआ।
और ये हमें एक बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर करता है। किसी देश के लिए क्या बेहतर है, एक केंद्रीयकृत महाशक्ति या कई फलते फूलते क्षेत्रीय राज्य?